हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, पीवाईक्यू के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से पीवाईक्यू की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा का पता है और सेम पता टेलीग्राम पर भी है, जिस पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। आइए जल्दी से देखें। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इस वाले भाग में है। हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था वो क्या था? सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वहां लिखा क्या हुआ है? विधि द्वारा स्थापित क्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये दो तरह की प्रक्रियाएं हैं। देखिए, एक तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा है विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों में अंतर क्या है? ये हमने लिया है ब्रिटेन की परंपरा से, और ब्रिटेन की परंपरा में संसद की सर्वोच्चता होती है, यानी संसदीय सर्वोच्चता होती है। ठीक है, जब यहां संसदीय सर्वोच्चता होती है तो यहां इस बात को देखा जाता है कि किसी विधि को पास करने में, तैयार करने में प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं। अगर प्रक्रिया का पालन हुआ है तो फिर उस विधि के तहत जो भी उसमें प्रावधान किए गए हैं उसके तहत सजा दे दी जाएगी। इसका मतलब जब न्यायिक समीक्षा की जाती है किसी विधि की, तो ब्रिटेन में सिर्फ यह देखा जाता है कि भाई प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं, उसका कंटेंट या फिर इंटेंट नहीं देखा जाता। जबकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यह प्रक्रिया तो देखी ही जाती है, इस प्रक्रिया के साथ साथ प्रक्रिया उचित है कि नहीं यह तो देखा ही जाता है, लेकिन प्रक्रिया के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि विधि अपने आप में तर्कसंगत है कि नहीं, तर्कसंगत है कि नहीं। ठीक है, तो उसका कंटेंट भी चेक किया जाता है कि विधि ऐसी तो नहीं है जो मानव अधिकारों को ही ध्वस्त कर रही हो, वायलेट कर रही हो, वो भी देखा जाएगा। कोई विधि अधिकारों के अगेंस्ट तो नहीं है, या उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो अतार्किक बात है। जैसे कल को मान लीजिए एक विधि बना दी गई कि जितने भी, लेट्स से कि आप दिल्ली के किसी सड़क से जा रहे हैं, वहां एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और बाइक वाले का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ठीक है, और इस आधार पर अगर एक विधि बना दी गई कि दिल्ली में अब कोई भी बाइक अगर चलाता पाया गया, बाइक चलाता पाया गया, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा और उसको जेल की सजा हो जाएगी, क्योंकि बाइक चलाना आज से बंद हो गया। तो यह बहुत ही अतार्किक तरीके का कानून हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई कानून बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तर्क संगतता नहीं। कानून ये होना चाहिए था कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो ये जुर्माना होगा। यहां क्या कानून बन गया कि बाइक ही नहीं चलाना है, बाइक अगर चलाते पाए गए तो जेल में डाल देंगे, बाइक चलाने पर बैन हो गया। तो ये अतार्किक तरीके का हो गया। लेकिन आर्टिकल 21 यही कहता है, इंडिया में भी, इंडिया में आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, जीवन और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसकी, यानी आर्टिकल 21 क्या कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा
प्रक्रिया से ही किसी को वंचित किया जाएगा, उसके अलावा किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ए.के. गोपालन केस हुआ 1951 में। ए.के. गोपालन एक वामपंथी नेता थे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उन पर डिटेंशन एक्ट लगा। गोपालन केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ए.के. गोपालन केस में ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत। वो सब आप विस्तार में जरूर पढ़े होंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 21 तो कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जो भी कार्रवाई करना है आप कर सकते हैं। तो उसने नहीं माना, उसने कहा कि संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा है और प्रक्रिया का अगर पालन किया गया है तो आप पर डिटेंशन एक्ट ठीक लगा है। ठीक है, तो 1951 से लेकर 1978 तक तो सुप्रीम कोर्ट का यही रुख था, लेकिन 1978 में एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया, माइलस्टोन जजमेंट आया मेनका गांधी केस में। और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए कि विधि में द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी प्रक्रिया का ठीक तरीके से पालन किया गया है, बल्कि उसका कंटेंट भी चेक करेंगे, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसमें रहेगा। किसी विधि की तार्किकता को भी देखेंगे कि तार्किक है कि नहीं। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई विदेश जाने का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है। किसी को विदेश घूमने जाना है, आप पासपोर्ट जब्त कर लिए तो कैसे जाएगा? वो भी आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसमें होना चाहिए। तो पूछा गया कि भाई कहां है, कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 सीधे सीधे कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ऐसा होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखा नहीं है, लेकिन यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि जिस पर आरोप अगर आपने लगाया उसका पक्ष सुने बिना आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही आप मानेंगे तो फिर वही होगा कि उसका पक्ष सुनने की जरूरत क्या है? विधि में जो लिखा हुआ है, जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो कि अमेरिका में लागू है। यह कहां लागू है? यह हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। संसदीय सर्वोच्चता है, वहां संसद सबसे ज्यादा पावरफुल है, वहां न्यायपालिका का इतना पावर नहीं है। अगर संसद ने विधि पास कर दी, कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के सिवाय कुछ भी कर सकती है, और उस पर न्यायालय का कोई चेक नहीं है, न्यायालय की हैसियत से बाहर है, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि, और ये जापान में भी यही है, ध्यान रखिए, विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा कि नहीं भाई, विधि की सम्यक प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? यह क्वेश्चन यूपीएससी ने इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया, जांच से बाहर कर दिया। इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन था। क्वेश्चन की जो भाषा है उसमें ये दोनों ही आंसर फिट बैठते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन तो अपने आप में मिनी संविधान है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में तो इतने बड़े बड़े चेंजेस हुए कि आर्टिकल 368 में भी चेंज किया गया।
और पहला संविधान संशोधन जिसमें नवी अनुसूची डाली गई, और नवी अनुसूची के भीतर अगर किसी एक्ट को डाल देंगे तो वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाती थी। और पहले संविधान संशोधन में भी व्यापक तौर पर भूमि सुधार कानून ले आने थे और डीपीएसपी को हासिल करने के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो पहला संशोधन और 42वां संविधान संशोधन दोनों ही व्यापक तौर पर मूल अधिकारों पर प्रभावी दिख रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया। तो ये सिर्फ मैंने बताने के लिए कर दिया कि 2023 का ये क्वेश्चन बाहर है। अगला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। आपको पता है अनुच्छेद 18(1) में क्या लिखा हुआ है? 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियां सिर्फ और सिर्फ सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि सरकार नहीं दे सकती, राज्य नहीं दे सकता। ठीक है, उसमें और भी क्लॉज हैं कि भारत के लोग किसी विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकते। बाहर के लोग अगर उपाधि यहाँ लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पर लेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा पहले से उनको अनुमति मिली हुई है, सरकार से परमिशन के अलावा नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये सब 1954 में शुरू किए गए थे। विशेष किसी क्षेत्र विशेष में इस विशेष योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपाधियां नहीं है। ठीक है, साथ ही उसने कहा कि इस भारत रत्न अगर किसी को मिला है या पद्म पुरस्कार तो अपने नाम के आगे प्रीफिक्स या फिर नाम के बाद सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। जैसे सचिन तेंदुलकर ये नहीं लिखेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो उपाधि के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यह सम्मान है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनको उपाधियों के अंदर नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। पद्म पुरस्कारों को 2 बार निलंबित किया जा चुका है। ये 1977 के आसपास, 1977 के आसपास 2 साल के लिए, और 1992 से लेकर 97 के बीच में 2 बार इन्हें निलंबित किया गया है। और तीसरा है, किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। एक साल में अधिकतम, जो किसी वर्ष विशेष में एक साल में अधिकतम 3 तक सीमित है। ये इसके वेबसाइट पर ही है। तो 3 ही दिया जा सकता है मैक्सिमम, 5 नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। स्पष्ट है? चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 का सवाल है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। देखिए, 2 तरह की कस्टडी होती है। एक तो है न्यायिक हिरासत, जिसको आप जुडिशियल कस्टडी समझते हैं। दूसरा है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का सीधा सा मतलब है जब अपराधी को जेल में ना डालकर, कारावास ना भेजकर थाने के हवालात में रखा जाए। थाने के हवालात में, थाने में भी आप देखते हैं ना, अलग अलग थानों में एक जेल जैसा हवालात बना रहता है, तो उसी में डाल दिया। तो ये पुलिस कस्टडी में है। जो जुडिशियल कस्टडी में चला गया, इसका मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया, मजिस्ट्रेट ने सुनवाई कर ली और उसको पुलिस कहती है, मांगती है कि भैया हमको पूछताछ करनी है, अभी हमको पुलिस कस्टडी में दे दो इसको 14 दिन के लिए। तो हो सकता है 7 दिन, 14 दिन, जितने भी दिन पुलिस कस्टडी में देना हो सकता है मजिस्ट्रेट बोले कि ठीक है 7 दिन के लिए इसको पुलिस कस्टडी में रख लो। इसका मतलब पुलिस उसको ले आकर थाने में हवालात में बंद करेगी और बाकी पूछताछ करेगी। अगर मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, इसका मतलब अब वहां से ये थाने में लौटेगा नहीं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि अब ये व्यक्ति जिस पर आरोप है ये चला जाएगा जेल। ठीक है, और जेल के भीतर रखा जाएगा, इसको हवालात नहीं भेजा जाएगा, थाना में नहीं भेजा जाएगा। तो पहली बात तो ठीक है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है,
न्यायिक हिरासत का यही मतलब होता है। लेकिन ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ये उल्टा लिखा हुआ है, न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाता है, न कि हवालात में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। अब भाई एक ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है कि कोई आदमी जेल चला गया है और कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको पूछताछ करनी है कुछ, ठीक है, पुलिस कस्टडी उसको नहीं मिला है, वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया है, तो जेल में जाकर भी कुछ पूछताछ अगर करनी है किसी विषय में, तो वो डायरेक्ट जाकर पूछताछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उठे और गए सीधे जेल में और जाकर वहां इन्वेस्टिगेशन करने लगे, वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कोर्ट की अनुमति के बगैर जो इंचार्ज है पुलिस ऑफिसर, वो बिना अनुमति के पूछताछ नहीं कर सकता जब न्यायिक हिरासत में है वो तो, और पुलिस कस्टडी में है तो जब चाहे तब पूछताछ कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, पहला वाला गलत है, इसलिए केवल 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 का सवाल है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है। देखिए पेरोल क्या होता है भाई, जेल में आदमी बंद है और हो सकता है उसके घर में किसी की डेथ हो जाए, या हो सकता है किसी की शादी हो, या उसको एग्जाम देना है, कोई ऐसी बात हो गई, तो अब ऐसा प्रबंध किया गया है कि इन स्थितियों में उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई अगर कैदी का रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब उसने अनुशासन के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ अपना जेल टर्म वो बिता रहा है, तो जेल प्रशासन के पास ये अधिकार होता है कि जेल का जो अधिकारी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उससे ऊपर के अधिकारी, वो किसी कैदी को पेरोल पर छोड़ सकते हैं। जैसे मैक्सिमम 1 महीना के पेरोल पर भेज सकते हैं, 14 दिन के पेरोल पर, इमरजेंसी पेरोल पर भेज सकते हैं, या फिर रेगुलर पेरोल में 1 महीना तक के पेरोल पर भेज सकते हैं कि ठीक है भाई किसी की डेथ हो गई है तो आप जाइए, लेकिन ये देखा जाता है कि वो अच्छे व्यवहार में रहा हो और बाहर जाकर कोई गड़बड़ी करने की गुंजाइश ना हो, तो उसको पेरोल की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन पेरोल राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, ये कंसिडरेशन है जो जेल प्रशासन करता है, ठीक है, ये किसी भी कैदी का अधिकार नहीं है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कैदी के लिए पेरोल अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जेल जो है, मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि पेरोल कौन डिसाइड करता है? जेल का प्रशासन डिसाइड करता है, और जेल खुद में राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय का मतलब क्या हुआ? 7th शेड्यूल याद कीजिए, 7वीं अनुसूची में, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि 7वीं अनुसूची के हिसाब से 3 तरह के शेड्यूल बने हुए हैं, संघीय सूची, शेड्यूल नहीं, सूची, लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। इंग्लिश में कहेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो 7वीं अनुसूची के तहत ये जो 3 तरह की सूचियां बनी हुई हैं, संघीय सूची का मतलब है कि इस पर कानून बनाने की शक्ति संघ को है, राज्य सूची का मतलब राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, और समवर्ती का मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो क्योंकि जेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए ऑब्वियसली इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। तो राज्य सरकारों के अपने नियम हैं पेरोल के बारे में, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पहला गलत है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 सितंबर से एक नया बैच आ रहा है। 19 सितंबर से आ रहे हैं। इस नए बैच का समय जो है 8 बजे सुबह है, और सुविधाएं क्या क्या हैं? पहली सुविधा तो ये है कि भैया 15 सितंबर तक स्टडी IQ के 10 साल हो रहे हैं 15 सितंबर को, तो 10 साल बेमिसाल करके एक आपको डिस्काउंट दिया गया है, और इस समय 21,500 में ही ये पूरा बैच मिल जा रहा है पूरी सुविधाओं के साथ।
साथ ही डबल वैलिडिटी कर दी गई है। डबल वैलिडिटी का मतलब है कि अब इस पूरे बैच का जो इफेक्टिव प्राइस निकालेंगे आप, तो 600 रुपया पर मंथ के आसपास इफेक्टिवली ये आपको पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेगा। और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में सेम डे 19 सितंबर को सुबह 8 बजे बैच की शुरुआत हो रही है। साथ ही ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, तो इसकी एक खासियत यह है कि जो भी पीटी पास कर जाएगा उसको ये फीस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, फीस रिफंड हो जाएगा, यानी ये बैच आपके लिए निःशुल्क हो जाएगा। और एक और सुविधा है कि अभी 8 सितंबर से लेकर मई 2025 तक हर वीक एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट का जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा वो व्यक्ति 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि उसे मिलेगी। तो आप इसका लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको करना है इस कोड का यूज, अमृत लाइव कोड का यूज करना पड़ेगा, या किसी भी फैकल्टी का कोड का यूज कीजिए जिसको आप पसंद करते हैं। अमृत लाइव कोड का यूज करके आप एडमिशन जब लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर स्टडी IQ के किसी भी पर्सन से जब अगर आप बात कर रहे हैं उसको भी ये आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई दुविधा हो, संकट हो, जानना हो कुछ, या हमारी टीम से फोन करवाना हो, amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, amrit@studiiq.com। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार दे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। 2021 किसको अनियंत्रित और अनिर्देशित अधिकार मिलता है, अगर पूछ रहा है ना सवाल, किसको? प्रशासनिक प्राधिकारी को। प्रशासनिक प्राधिकारी यानी कार्यपालिका का हिस्सा। ठीक है, पुलिस कार्यपालिका का पार्ट है। आप IAS IPS बनेंगे, कार्यपालिका का पार्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे। एग्जीक्यूटिव भी 2 तरीके के होते हैं, एक आप जो बनने वाले हैं वो स्थायी परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, और दूसरा हो गया जो मंत्री हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के पार्ट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दें कार्यपालिका यानी प्रशासन को, तो फिर किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका है एलिमिनेशन मेथड। 44 आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही नहीं सकता। 32 आपको पता है रिट, ठीक है, संवैधानिक उपचार की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को, जो कि मूल अधिकार है, ये भी नहीं हो सकता। 28 आपको पता है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, विधि के समक्ष समता प्रभावित होगा। जब हम कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 में 2 टर्म का यूज हुआ है। विधि के समक्ष समता यानी विधि सर्वोच्च है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, विधि के सामने सभी समान है। जब आप कार्यपालिका को या प्रशासनिक प्राधिकारी को अनियंत्रित पावर दे देंगे, विवेकाधीन मतलब डिस्क्रिशन दे देंगे, तो वो तय है। विवेकाधीन शक्ति का मतलब क्या हुआ, विवेकाधिकार का मतलब क्या हुआ, अप टू यू। आपसे कहा गया कि भाई देख लो, तुम्हारे ऊपर है कि ऐसा मौका है तो तुम क्या निर्णय लेते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। प्रोविजन तो ये है लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। तुमको इस बात की छूट है कि अगर इस प्रोविजन के अलावा भी तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वो किस पर अटैक करेगा, विधि के समक्ष समता पर अटैक करेगा। ठीक है, विधि के समक्ष सभी समान है, विधि सर्वोच्च है, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, ये सब उल्टा होने लगेगा। जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पावरफुल बना दे कि डिस्क्रिशन के बेस पर अनियंत्रित तरीके की ताकत है अगर उसके पास, तो फिर वो विधि की धज्जी उड़ाना शुरू कर देगा। तो आर्टिकल 14 इसका इंपैक्ट आएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निजता का अधिकार संरक्षित है। 2021 का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया था 15, 19, 21 में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और उस केस का नाम आपको हमेशा याद रखना है,
के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी, कल बताया था ना मैंने आपको कि के.एस. पुट्टास्वामी दरअसल मद्रास के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अधीन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण, समता का अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, स्वातंत्र्य का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा। पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि डीपीएसपी जब आप पढ़ते हैं तो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 का विशेष महत्व है और 39 का सी कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस तरह से करनी है, चलानी है, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो जाए, अहितकारी संकेंद्रण न हो जाए, जिसका मतलब है कि सामुदायिक हित में इस्तेमाल करना है, धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होने देना है। तो राज्य की नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 39 से यह सवाल है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो धन का अगर संकेंद्रण होगा, धन का केंद्रीकरण होगा तो किसका उल्लंघन करेगा? आर्टिकल 39 का। यही तो सवाल पूछ रहा है। अगला है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, 2020 का सवाल है। इसमें 4 चीजें दी गई हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको पता है आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है और समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। और आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण नहीं करना है, आचरण निषिद्ध है। और साथ ही कहता है कि अस्पृश्यता की वजह से किसी तरह की निर्योग्यता को लागू करना, डिसेबिलिटी को लागू करना, यह दंडनीय अपराध है, विधि द्वारा दंडनीय है। तो आर्टिकल 17 के ही स्टेटमेंट्स हैं अस्पृश्यता वाले। अस्पृश्यता के खिलाफ आर्टिकल 17 में प्रोविजन किया गया है और सवाल यही पूछ रहा है किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो वो संवर्ग क्या है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, क्योंकि 17 है तो समता के अधिकार में शामिल है। ठीक है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि पेरिस में हुआ था, ठीक है, 1948 में, के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो उद्देशिका में हमने पहले भी देखा था कि भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। तो ये दोनों सार्वभौम घोषणा 1948, मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा 1948 का पाठ है, अनुच्छेद 2 में है उसके, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये तो पूरा लोक कल्याणकारी राज्य के ही आधार पर इसको रखा ही गया है। ठीक है, और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में भी कहा गया है क्या? जैसे राज्य की नीति निदेशक तत्व में अगर आर्टिकल 45 की बात करें, 6 साल तक के बच्चों के लिए
राज्य अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों की देखभाल और उनके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की कोशिश करेगा। तो ये क्या है? ये भी सार्वभौम घोषणा का पार्ट है। मूल कर्तव्य में कहा गया है कि आपको अपने आप को इस तरह से ऊंचा उठाना है, व्यक्ति की उत्कृष्टता इस तरह से करनी है कि राष्ट्र को ऊंचा उठाया जा सके, जो कि सार्वभौम घोषणा पत्र का भी पार्ट है। तो मूल कर्तव्य भी इसमें शामिल होगा, निदेशक तत्व भी और उद्देशिका भी। इसका मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है 2020 में? नीति के निदेशक तत्व। इसमें कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है। आपको पता है कि 7वीं अनुसूची लिखा हुआ है, तो 7वीं अनुसूची में तो ऐसी कोई घोषणा है नहीं। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसको हम क्या मैंने समझाया था आपको कि शक्ति का बंटवारा कहते हैं, इसको डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हैं। और ये शक्ति का पृथक्करण नहीं है। शक्ति का पृथक्करण मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वाला, ठीक है, कि तीनों के अलग अलग काम हैं और वो इंक्रोचमेंट नहीं करते अपने कामों में। दूसरा, शक्ति का बंटवारा जब हम कहते हैं तो शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची में रिफ्लेक्ट होता है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में बांटा गया है, और इसको क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्ति का बंटवारा, सेपरेशन नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है उद्देशिका। उद्देशिका में संविधान का दर्शन तो बताया गया है, जिसमें न्याय, विचार, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब कुछ दर्शन बताए गए हैं। और मूल अधिकारों में व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, राज्य को सीमित किया गया है। लेकिन नीति निदेशक तत्व आप पूरा का पूरा देखेंगे जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे अशक्त जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, ठीक है, निःशक्त लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, उनको मदद करना, ठीक है। कामगारों की सुरक्षा की बात की गई है। मुफ्त में विधिक सहायता देने की बात की गई है। प्रसूति अवकाश, प्रसूति रिलीफ की बात की गई है। ये सब कल्याणकारी राज्य के प्रोविजंस को दिखाते हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं हम, इसको दिखाते हैं, और ये सब नीति के निर्देशक तत्व में। तो ये हो गया 30 का ए सही उत्तर। भारत के संविधान के भाग 4 में यानी डीपीएसपी में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2020 का सवाल है। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के प्रभाव को प्रभावित करेंगे। ये टिक मार रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही समझ लीजिएगा। इन तीनों स्टेटमेंट्स के बाद लिखा हुआ है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, और चौथा ऑप्शन है केवल 2 और 3। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे उत्तर कमेंट में बताइए, ठीक है। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।